छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती में संकलित दूसरा पाठ वारिस कौन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका विभा रानी जी हैं। छात्रों, यह पाठ आरंभ करने से पूर्व हम इस पाठ की लेखिका श्रीमती विभा रानी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म सन 1959 में मधुबनी, बिहार में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत व लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। छात्रों, प्रस्तुत पाठ वारिस कौन में लेखिका विभा रानी जी ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों तथा माता पिता आदि की बातों को सामान्य बात समझकर उसे टालना नहीं चाहिए, न ही उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, बल्कि उसे गंभीरता से लेने और समझने का प्रयास करना चाहिए। उनकी हर बात में हमारे लिए कोई न कोई सीख रहती ही है। दूसरी बात यह कि प्रजाहित के कार्यों से संबंधित पदों पर उसी व्यक्ति को बैठना चाहिए जिसमें व्यावहारिक ज्ञान हो, सूझबूझ हो, दूरदर्शिता हो। छात्रों, वारिस का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। इस पाठ में यह बताया गया है कि एक राजा किस प्रकार अपनी सूझबूझ से अपने राज्य के लिए नए उत्तराधिकारी का चुनाव करता है। छात्रों, यह पाठ आरंभ करने से पूर्व हम इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों और मुहावरों का अर्थ जान लेते हैं। शब्द हैं वारिस, जिसका अर्थ है उत्तराधिकारी। राजपाट, राजगद्दी। तनिक, अर्थ है थोड़ा सा। सूझना, अर्थ है ध्यान में आना। मखमल, एक विशेष प्रकार का कपड़ा। यकीन, विश्वास। मकसद, अर्थ है उद्देश्य। सहेज कर, अर्थ है संभाल कर। अंकुर, कली, इंग्लिश में स्प्राउट या सीडलिंग बोलते हैं। कड़क कर, कठोर शब्दों में। संदूकची, छोटा बक्सा। खोल, आवरण, वह कपड़ा जिसमें कोई वस्तु लपेटकर या जिससे ढककर रखी जाती है। बेपरवाही, लापरवाही। मुहावरे।
चक्कर में पड़ना, दुविधा में पड़ना, गले लगाना, प्यार से मिलना। छात्रों, अब हम पाठ को पढ़ते हुए उसके अर्थ और भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी, बुद्धिमती अर्थात बुद्धिमान, मेधावी, सूझबूझ वाली, जो उचित समय पर उचित निर्णय ले सके, उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा, अर्थात उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। इसका फैसला कैसे हो? किसका फैसला? कि चारों बेटियों में से या चारों राजकुमारियों में से सबसे बुद्धिमती कौन है? वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया, मतलब मन में एक युक्ति, एक तरकीब आई, जिससे वह यह पता लगा सकेगा कि उसकी चारों बेटियों में से सबसे दूरदर्शी, बुद्धिमती, समझदार कौन है। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आईं। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? अर्थात वो भूल जाएंगे, और तब तक हम इन्हें कहाँ संभाल करके रखेंगे। और यदि उन्हें याद भी आ गया, याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी, यही हैं आपके 100 दाने। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके, मखमल अर्थात एक बहुत ही कीमती, महंगा, अच्छे दर्जे का कपड़ा, बंद करके सुरक्षा से संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब हम उन्हें वापस कर देंगे। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, बच्ची मतलब कम समझदार, अभी उसमें इतनी परिपक्वता नहीं आई थी। परिपक्वता अर्थात बौद्धिक परिपक्वता। शरारती करना उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वह सबसे छोटी थी, सबसे लाडली भी रही होगी। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेलने में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात पर यकीन अर्थात भरोसा, विश्वास था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। यूं ही मतलब
बिना किसी उद्देश्य के, अर्थात इनके पीछे उनका कोई न कोई मकसद या लक्ष्य अवश्य होगा। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर मतलब संभाल करके रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। उसके मन में कुछ दूसरा विचार, कुछ दूसरा उपाय आया। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे। अंकुर मतलब अनाज से जो कलियां निकलती हैं, जो जड़ बन जाती हैं और फिर वहीं से पौधों की शुरुआत होती है। पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 वर्ष पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ हैं वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर, भंडार घर मतलब जहाँ पर उनके अनाज वगैरह रखे जाते हैं, स्टोर रूम, गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, हाँ कि वही दाने हैं जो आपने दिए थे। मगर राजा ने फिर कड़क मतलब उसे डांटते हुए कठोर शब्दों में जब पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। क्या बात थी? वे दाने तो उसने उसी समय फेंक दिए थे। ये दाने जो दे रही है वह उसने भंडार घर से ला करके दिए हैं। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची का अर्थ है छोटा सा बक्सा, जिसमें कीमती वस्तुएं, आभूषण, पैसे वगैरह संभाल करके रखे जाते हैं। दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर मतलब बहुत संभाल करके रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए, मतलब इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना होगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने बेपरवाही अर्थात लापरवाही बात को गंभीरता से नहीं लिया। जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? आप मतलब कितने बड़े राज्य के मालिक हैं, भंडार घर में इतना अन्न पड़ा है, अब वो 100 दाने का हिसाब हमसे पूछ रहे हैं। वैसे तो
ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उसका उत्तर उन्हें अभी मिला नहीं था। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थीं, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हों। राजा ने हैरानी अर्थात आश्चर्य से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, बेफिक्र हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो छात्रों, आपने देखा कि राजा की 4 राजकुमारियों में से 4 बेटियों में से 3 बेटियों ने उसकी बात का अर्थ गंभीरता से नहीं लिया, उनकी बातों को गंभीरता से समझा नहीं, और एक ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और अपनी सूझबूझ से उस पर अमल किया, काम किया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो छात्रों, हमें भी अपने बड़े बुजुर्गों, गुरुओं और माता पिता की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए और उचित निर्णय लेना चाहिए। तभी हम जीवन में सफल हो सकेंगे। छात्रों, आशा है आपने इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और उद्देश्य समझ लिया होगा। धन्यवाद।